नमस्कार रेल साथियों। हम सीनियर क्लर्क का पेपर सोल्व कर रहे थे जो कि 26 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था और उसमें हमने 40% तक कर लिए थे। तो 40 से आगे से देखने से पहले दो प्रश्नों में संशोधन कर लेते हैं। उनका उत्तर गलत नहीं बताया गया था, उनका उत्तर सही बताया गया था। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो करेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी के प्रति हम सजग हैं ताकि आप तक जो उत्तर पहुंचे, जो एक्सप्लेन पहुंचे, वो बिल्कुल करेक्ट पहुंचे। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 29 है उसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ एवरेज पे लीव इज 300 इज इफेक्टिव फ्रॉम। तो ये डेट पूछी थी कि किस डेट से इफेक्टिव हुआ है, तो डेट हमने सही बताई थी, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उस गड़बड़ी को हम सुधार लेते हैं। तो ये जो आप रिटायरमेंट के लिए पेमेंट लेने के लिए जो रिटायरमेंट के समय नकदीकरण किया जाता है एलएपी का, उसकी सीमा 300 है। यदि आप 300 एलएपी से ज़्यादा जोड़ते हैं तो वो क्या है, लैप्स हो जाती है। तो आप 300 एलएपी तक ही जोड़ सकते हैं, उसके बाद यदि इकट्ठी करेंगे तो वो लैप्स हो जाएगी और जो आपको रिटायरमेंट के समय जो पेमेंट मिलता है वो 300 एलएपी जो आप जोड़ पाते हैं, 300 एलएपी उसी का मिलता है। तो इसका जो 300 का जो सीमा निर्धारित की गई थी कि ये 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1997 से ये लिमिट कर दिया गया था कि 300 से ज़्यादा नहीं जोड़ा जाए। तो ये तारीख थी 1 जुलाई 1997। तो जो 300 एलएपी जोड़ने की सीमा निर्धारित की गई थी वो 1/7/1997 को कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा एलएपी नहीं जोड़ी जानी चाहिए। अब इसमें इसी 1997 में आपके 7/10/1997 से आपकी जो पैटर्निटी लीव है वो लागू हुई थी। आपकी जो पितृत्व अवकाश है, पैटर्निटी लीव है, वो लागू हुई थी। और जो हमने इसको मैटरनिटी लीव बता दिया था एक्सप्लेन में, तो मैटरनिटी लीव के लिए जो है, मैटरनिटी लीव जो लागू हुई थी वो 1/9/2008 से लागू हुई थी। जो मैटरनिटी लीव की जो छुट्टियां हैं 180 दिन की, मैटरनिटी जो फीमेल एम्प्लॉय को मिलती है 180 दिन की छुट्टी मिलती है, 180 दिन की एलएपी मिलती है। इसको आप 6 महीने भी बोल सकते हैं, 6 मंथ भी इसको बोल सकते हैं। ये आपके जो रेलवे में फीमेल एम्प्लॉय है उसको 1/9/2008 से दी जा रही है। जो पितृत्व अवकाश है जो 15 दिन का मिलता है, 2 बच्चों पर अधिकतम मिलता है, 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों पर मिलता है पितृत्व अवकाश, जो पैटर्निटी लीव बोली जाती है, वो 7/10/1997 से दी जा रही है। और ये जो डेट है 1/7/1997, ये आपके ये आपके इसके लिए है 300 छुट्टियों की तारीख, 300 छुट्टियों के लिए एनकैंसमेंट के लिए है, यानी 300 से ज़्यादा नहीं जोड़ी जा सकती है एलएपी। अब इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 7 पे कमीशन है, 7 सीपीसी है, उसमें ये 300 छुट्टियां भी जोड़ना जरूरी नहीं है। यदि आपने कम से कम 150 जोड़ रखी है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो एचएलएपी छुट्टी है वो होनी चाहिए अकाउंट में। तो वहां से आपको 150 एलएचएपी उठा के आपको 300 छुट्टियों का नकदीकरण कर दिया जाएगा। ये भी रूल आ चुका है 7 पे कमीशन में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था प्रश्न 29 नंबर था, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पैटर्निटी लीव है, जो पितृत्व अवकाश है, जो आपको 2 बड़े जीवित बच्चों पे मिलता है डिलीवरी के समय,
15 दिन का मिलता है प्रत्येक बच्चे पे, 2 बच्चों पे 30 दिन का मिलता है। इसको 6 महीने में लेना जरूरी होता है, अन्यथा ये लैप्स हो जाता है। तो ये जो आपके लागू हुआ था वो 7/10/1997 से हुआ था। और जो मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश है रेलवे फीमेल को 180 दिन का है, 6 महीने का बोल सकते हैं, वो आपके 1/9/2008 से आपके लागू हुआ था। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखें। इसके अलावा एक प्रश्न और था, उसमें उत्तर हमने सही बताया था, लेकिन वो एक्सप्लेन के दौरान थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था, वो भी सुधार लेते हैं। मेरे हिसाब से कहाँ से है, ओ कार्यालयों में 5 डे का वर्किंग का जो सिस्टम चालू हुआ था सोम से शुक्रवार, जिसमें शनिवार और इतवार की छुट्टी आती है, 5 डे वर्किंग, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये 3 जून 1985 से लागू हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न था आपके, प्रश्न था कि हाँ ये था प्रश्न नंबर 9 था, कौन से शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्थित हैं। इसमें हमने कोलकाता सही बताया था आपको, लेकिन एक्सप्लेन के दौरान जो मिस्टेक हुई थी वो क्लियर कर लेते हैं। कोलकाता सही है, ये एक पूर्वी ईआर का मुख्यालय, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, मेट्रो का भी यही है, और एस ई आर का भी ये हुआ है, यानी कि दक्षिणी पूर्व रेलवे का भी कोलकाता है। हमने इसको ECR बोल दिया था, तो ECR का ये नहीं है, आपके SCR का है। तो 3 का जो मुख्यालय है वो कोलकाता है। हालांकि काफी लोग इसको बहुत इजी में लेते हैं, समझ जाते हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो काफी लोग इस पे कमेंट्स नहीं करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ठीक है उत्तर सही बता दिया एक्सप्लेन में तो फिर हो जाता है। कई लोग इसको इजी में मान लेते हैं, लेकिन एक्सप्लेन्स के दौरान भी कई ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपको देता रहता हूं, उस प्रश्न से रिलेटेड भी देता रहता हूं, और जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनका मैं विवरण, उसका जो आपको उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए होते हैं वो बताता रहता हूं। तो एक्सप्लेन में भी कोई गलती नहीं हो, इस वजह से आपका ये संशोधन करवाया गया है, क्योंकि जितने प्रश्न पेपर में नहीं होते हैं उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन में आपको बता देता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे एक प्रश्न पत्र का चैनल पे पढ़ने का मतलब है कि जो एक प्रश्न पत्र में जो 110 प्रश्न आते हैं, वो केवल आप 110 प्रश्न नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, वो 110 प्रश्न की जगह मैं इसका 3 गुना 300 प्रश्न मैं आपको तैयार करवा रहा होता हूँ। ये मेरे वीडियो का मकसद होता नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन के दौरान वो 300 बन जाते हैं, क्योंकि मैं किसी भी प्रश्न को लेकर जब उसका एक्सप्लेन करता हूं तो उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं परीक्षा में आए हुए, मैं उनको सबको उसमें जोड़ देता हूं। तो इससे होता क्या है कि जो पेपर में 110 प्रश्नों का जो आपको सोल्व करा रहा हूं, उसके साथ आपके 200 प्रश्न एक्स्ट्रा और तैयार हो जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो यह आंकड़ा आपके 3 गुना तक चला जाता है। तो आप 110 प्रश्न नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप 330 प्रश्न पढ़ रहे होते हैं, इसका ध्यान रखें। और अगर मेरे से फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं। मेरा रूल ये रहता है कि मैं कभी भी जो 110 प्रश्न का जो वीडियो होता है उसको मैं कभी भी एक पार्ट में कभी भी सोल्व नहीं करता हूं, उससे 3 से 4 पार्ट उसके बनाए जाते हैं। तो यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो पहले पार्ट की जो गलती है वो दूसरे पार्ट में सुधार दी जाएगी, और दूसरे पार्ट की गलती तीसरे में सुधार दी जाएगी। तो यदि कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, प्रत्येक मेरा वीडियो देखते हैं, और सीरीज जिसको अपन कहते हैं कि धारावाहिक की तरह, जिसको अपना रेगुलर वीडियो जैसे 110 प्रश्न का पार्ट है, मैं उसको 3 में या 4 पार्ट में बनाता हूं। तो अगर फर्स्ट पार्ट में गलती होती है तो सेकंड में सुधार दी जाएगी, सेकंड में गलती होती है तो थर्ड में सुधार दी जाएगी। तो ये ध्यान रखें। तो हम इसमें 40 तक कर लिए थे, 41 के लिए अपन 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 41 नंबर बोल रहा है, हाउ मेनी डेज स्पेशल कैजुअल लीव इज गारंटेड टू मैनी एम्प्लॉय व्हेन हिज वाइफ अंडरगोन स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, यानी पत्नी द्वारा बंध्याकरण स्टेरिलाइजेशन करने में किसी पुरुष कर्मचारी को कितने दिन का
अवकाश मिलता है। यदि मान लीजिए आप रेलवे कर्मचारी हैं और आपकी पत्नी ने नसबंदी, स्टरलाइजेशन, नसबंदी, बंध्याकरण जिसको बोलते हैं, नसबंदी करवाई है, तो एक पुरुष कर्मचारी को कितने दिन का स्पेशल अवकाश मिलेगा? तो इसमें है जो आपकी पत्नी ने नसबंदी करवाई है तो आपको 7 दिन का अवकाश मिलेगा यदि आपकी मैडम ने नसबंदी करवाई है तो। 7 दिन का इसलिए मिलता है ताकि आप उसकी देखभाल कर सको। तो ये जो प्रश्न नंबर 41 है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि आपकी मैडम ने नसबंदी करवाई है तो आपको 7 दिन का, और आप रेलवे का एम्प्लॉय हैं तो आपको 7 दिन का अवकाश मिलेगा। और पितृत्व के लिए तो आप जानते ही हैं 15 दिन का मिलता है पितृत्व अवकाश, तो ये तो आप जानते हैं, तो 7 दिन का मिलेगा, इसमें आप ध्यान रखें। प्रश्न संख्या जो 42 है और वो बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ कहाँ है? तो ये प्रधान पीठ है जो नई दिल्ली में होती है। अब थोड़ा सा रिलेटेड मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो आपका केट है, जिसको आप हिंदी में बोल रहे हैं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और इंग्लिश में इसको कह सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो जाएगा। इसकी स्थापना 1/11/1985 को की गई थी। क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि जो भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके जो विवादित मुद्दे हैं उनको त्वरित गति से सुलझाया जाए, ताकि इसको कर्मचारियों का समय पे बेनिफिट मिले। तो ये कैट बनाया गया था और इसकी प्रधान पीठ है जो नई दिल्ली में थी, और इसकी स्थापना 1/11/1985 को की गई थी। दूसरा ये बनता है कि उस समय इसकी जो फीस रखी गई थी वो 50 रुपये रखी गई थी, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है। तो इससे रिलेटेड ये 3-4 प्रश्न थे जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी था। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक इसकी स्थापना 1/11/1985, और इसकी जो ये फीस है वो पूछी जाती है, और इसकी जो प्रधान पीठ है वो आपके न्यू दिल्ली में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यही पूछा है, न्यू दिल्ली में पूछी जाती। तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न थे जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। एक आपके पूछा जाता है कि जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना भारत के किन संविधान के अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो वो जो आपका अनुच्छेद है वो 323 ए है, 323 ए है। ये मैं आपको कई बार पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, 323 ए है, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ये कैट से संबंधित मैंने 4-5 जो प्रश्न बताए इनसे बाहर नहीं जाता है। कैट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 1/11/1985 को, और इसकी जो प्रारंभिक फीस थी वो 50 रुपये थी। इसकी जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में थी, और ये जो स्थापना इसलिए की गई थी ताकि कर्मचारियों के जो विवादित मुद्दे हैं वो तीव्र गति से सुलझाए जा सके। और इसकी जो अनुच्छेद के तहत जो स्थापना है वो आपके 323 ए के तहत है। जो अगला प्रश्न है वो यही है साथियों, देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो वो आपका अनुच्छेद 323, आर्टिकल 323 ए है। और ये जो 44 नंबर का प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और हर पेपर में इससे रिलेटेड 2-3 आते हैं। ये MSc-PS का फुल फॉर्म यहाँ इन्होंने पूछा है। तो MSc-PS का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और ये आपको सर्विस की 10, 20 और 30 यानी 10-10 वर्ष के अंतराल पर इसका बेनिफिट आपको मिलता है। पूरे सर्विस काल में इसका बेनिफिट 3 बार मिलता है, लेकिन ये जो 3 बार मिलता है ये ओनली फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप टेक्नीशियन पे आ गए और जेई बन गए, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप ग्रुप सी में आए
और ग्रुप बी अधिकारी बन गए, ऐसा भी नहीं है। इसमें केवल आपको पैसों का फायदा होता है। होता यह है कि आप जिस ग्रेड पे आते हैं उससे अगले के 3 ग्रेड 10-10 साल के अंतर पे आपको दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4200 पे ग्रेड पे आए, तो जैसे मान लीजिए आप 2800 पे ग्रेड पे आए, तो जो 2800 ग्रेड पे है, 2800 जो ग्रेड पे है उससे आगे का ग्रेड आपको 10 साल बाद में 4200 दे दिया जाएगा। अब यहाँ 4200 मिलने का ये नहीं है कि आपको जेई बना दिया जाएगा या स्टेशन मास्टर बना दिया जाएगा, केवल आपको पैसे का फायदा दिया जाएगा और फिर उसके आगे आपको 4400 ग्रेड पे दे दिया जाएगा और जो नेक्स्ट जो लास्ट तीसरा है वो आपको 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा। अब बेसिक की यहाँ बात करें तो 2800 में जैसे मान लीजिए आप 2800 की बेसिक है 29,200 रुपये है, तो 29,200 रुपये पे आप ज्वाइनिंग करिए आपने, और ये आता है लेवल 5 में आता है। अब लेवल 5 में आता है और ये क्लास सी में आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्लास सी में आए और इसमें ग्रुप बी अधिकारी बन जाएंगे। यानी दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखना आपको जरूरी है। एक तो आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, यानी कि ग्रुप सी में आए और ग्रुप बी अधिकारी बन गए, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ एक इसमें यह है कि आपका पद भी चेंज नहीं होगा इसमें, जैसे टेक्नीशियन में आए और जेई बन गए, ऐसा भी नहीं होगा। केवल आपको आगे के 3 ग्रेड दे दिए जाएंगे 10-10 वर्ष के अंतराल पर, यानी पैसों का फायदा आपको वित्तीय लाभ दे दिया जाएगा। आपकी पोस्ट और कैटेगरी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखें। तो हम जैसे लेवल है जो नेक्स्ट आपको मिलेगा लेवल 6 का मिलेगा, वो 35,400 मिलेगा न्यू पे 7 पे कमीशन के अनुसार। फिर जैसे मान लीजिए ये पहला मिल गया आपको, फिर दूसरा ग्रेड 10 साल के बाद में आपको लेवल 7 का मिल जाएगा, उसकी बेसिक होती है 44,900 रुपये। और मान लीजिए तीसरा जो है आपका वो लेवल 8 है, जिसको अपन 6 पे ग्रेड के अनुसार 4600 ग्रेड पे बोलते हैं, उसकी बेसिक है 47,600 रुपये। तो इस हिसाब से आगे के 3 ग्रेड आपको एमएससीपी में दे दिए जाते हैं 10-10 साल के अंतर पर। तो यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है। ये था आपका एमएससीपी से, और ये जो एमएससीपी आई थी ये आपके 1/9/2008 में आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यानी 1/9/2008 में आई थी, और इसमें जो वेरी गुड का जो बेंचमार्क किया गया था एमएससीपी के लिए कि आपकी एपीआर वेरी गुड होनी चाहिए, वो लागू हुई थी आपके 25 जुलाई 2016 से लागू हुई थी। और 25,000 2016 से हुई थी, इसका मतलब ये है कि आपका जो पे कमीशन 7 था वो 1/1/2016 से लागू हो गया था। चलिए साथियों आगे चलते हैं। जो ये प्रश्न नंबर 45 है, सूचना के अधिकार के अधीन कितने खंड है, तो ये 10 खंड आएंगे। ये आरटीआई से संबंधित प्रश्न है। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित है। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पूरे इंडिया में 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ था, और ये जो संसद में पास हुआ था ये 15 जून 2005 को पास हुआ था। और इसकी जो आरटीआई की फुल फॉर्म है वो आपके राइट टू इंफॉर्मेशन होती है। आरटीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो राइट टू इंफॉर्मेशन होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन होती है। और इसके जो इसमें खंड पूछे हैं इसमें, तो इसमें 10 खंड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 खंड होते हैं इसमें, 10 खंड होते हैं। इसका मकसद क्या था आरटीआई को लाने का? आरटीआई को लाने का मकसद ये था कि सरकारी जो कामकाज है उसमें पारदर्शिता आए और उसकी एक तय समय की जिम्मेदारी हो, उसका एक समय निर्धारित करे थे, इतने समय में जनता के काम हो जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए आरटीआई को लाया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। यहाँ पूछा है एमएससी पीएससी योजना किस तिथि से संचालित हो रही थी, तो मैंने अभी आपको बताया था 1/9/2008 से ये लागू है। तो यहाँ आपके ऑप्शन डी में है 1/9/2008। और जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है वो भी एमएससीपी से है कि इसमें जो ग्रेडिंग का बहुत अच्छा कब हुआ, तो ये आपके 25 जुलाई 2016। तो मैंने ये बता दिया 25,000 में यहाँ बता चुका हूँ, तो ये आपके 47 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन पोस्ट के लिए पैनल बनाने हेतु सिलेक्शन बोर्ड में कितने सदस्य होने चाहिए, तो ये आपको सभी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान होगा कि इसमें 3 सदस्य होते हैं। ये रट गया होगा आपके, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके गलत हो जाएगा।
भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली? देखिए यहाँ दो तीन चीजें जरूरी है। एक तो आपको पहली ट्रेन याद रहनी चाहिए। पहली ट्रेन चली थी आपके 16 अप्रैल। पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी आपके 16 अप्रैल 1853 में चली थी, ये आप सभी जानते हैं। दूसरी जो ट्रेन चली थी वो चली थी आपके 15 अगस्त 1854 में चली थी। दूसरी ट्रेन 1854 चली, और ये कोलकाता हुआ आपके हुबली के बीच चली थी। तो दूसरी यहाँ चली थी और पहली आपके 16 अप्रैल 18। अब इसमें जो ये पूछा है वो पहली विद्युत रेलगाड़ी खोली थी, तो ये चली थी आपके 3 फरवरी ये चली थी आपके 3 फरवरी 1925 को। तो ये चली थी आपके 3 फरवरी 1925 को पहली विद्युत रेलगाड़ी। तो ये 3 डेट आपको ध्यान रखनी है। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को, दूसरी आपके 15 अगस्त 1854 को, और तीसरी जो ये ट्रेन है विद्युत ये पहली विद्युत हो जाएगी। पहली विद्युत चली थी 3 फरवरी 1925 को, ये आप ध्यान में रखना है। किस स्टेशन पर तीनों गेज की पटरी है? विच स्टेशन हैज ऑल 3 गेज रेलवे लाइन्स? तो ये जो सिलीगुड़ी है यहाँ पर आपकी ब्रॉड गेज और नैरो गेज और मीटर गेज, तीनों प्रकार की यहाँ लाइनें हैं। मीटर गेज का मतलब जानते हैं आप, 1 मीटर हो जाएगा। ब्रॉड गेज का 1.676 मीटर हो जाएगा और इसका 0.762 मीटर हो जाएगा। ये भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 51 है, AIMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ AIMS का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ पे A से हो जाएगा अकाउंटिंग, I से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, M से होगा जाएगा मैनेजमेंट और S से हो जाएगा सिस्टम। तो अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट, सिस्टम आपका यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है RESS का फुल फॉर्म पूछा है, रेस का। तो यहाँ पे जो आपका रेस का फुल फॉर्म होगा वो होगा, R से हो जाएगा रेलवे, E से हो जाएगा एम्प्लॉय, और SS से एक S से हो जाएगा सेल्फ, और एक से हो जाएगा सर्विस। तो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो ये आपके ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, बहुत अच्छा है। HRMS का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, अभी इसको आप सुपरहिट की श्रेणी में ले सकते हैं। HRMS को आप सुपरहिट की श्रेणी में ले सकते हैं, ये सुपरहिट हो चुका है। अपन भी यहाँ प्रश्नों को 3 श्रेणी में बांट लेते हैं, सुपरहिट, हिट और बाकी नॉर्मल है। तो ये सुपरहिट हो चुका है, HRMS की फुल फॉर्म सुपरहिट हो चुकी है, इसको आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट है IRPS की फुल फॉर्म पूछिए, ये भी बहुत हिट प्रश्न है, हिट में ले सकते हैं इसको, अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ जो IREPS की जो फुल फॉर्म है वो आपको बता देते हैं। यहाँ I से इंडियन हो जाएगा, R से रेलवे हो जाएगा, और E से हो जाएगा, और P से प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, और S से सिस्टम हो जाएगा। तो इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, तो आपका ऑप्शन ए है जो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चाइल्ड केयर लीव कितने दिनों की मिलती है? तो चाइल्ड CCL होती है, ये आपको 730 दिनों की मिलती है, और ये कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है, और 1 वर्ष में ये 3 बार ली जा सकती है। 1 वर्ष में ये 3 बार ली जा सकती है, 1 वर्ष में 3 बार ली जा सकती है।
ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। और ये CCL 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों पे मिलती है, ये भी ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बच्चा गोद लेते हैं, यदि बच्चा गोद लेते हैं तो उस पे भी ये सारे नियम उस पे भी यही लागू हैं। गोद लो या चाहे आपका स्वयं का जन्मा हुआ बच्चा हो या गोद लिया हो, ये नियम वहां भी सेम लागू है और यहाँ भी सेम लागू होते, ध्यान रखेगा। तो यहाँ 730 दिन आपका 55 में ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर एक डिवाइस है। प्रिंटर इज ए डिवाइस। तो जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज ए डिवाइस, तो योर आंसर ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न जो नंबर 57 है वो भी बहुत अच्छा है। मंडल स्तर पर लेवल 6 में CGA यानी कंपोजिट ग्रांट अलाउंस होता है। कंपोजिट ग्रांट अलाउंस होता है ये। तो लेवल 6 में, यहाँ लेवल 6 की बात कर रहा है। लेवल 6 का मतलब है आपका WLI भी लेवल 6 का ही है, JEE भी 6 का है, MCM भी 6 का है और SM भी 6 का है। तो ये 35,400 हो जाएगा। तो इसमें CG अनुदान का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर जो DRM साहब हैं डिवीजन के, उनको ये अनुदान का अधिकार है। तो यहाँ 57 में ए हो जाएगा। और ये जो प्रश्न 58 है बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपको रेलवे कंडक्ट रूल 1966 भी ध्यान में रखने हैं और दोनों टॉपिक को रट लेना है। इसका एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए, एक तो आपका डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, एक तो ये टॉपिक आप रट लो, इसका एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है आपका रेलवे कंडक्ट रूल। रेलवे कंडक्ट रूल ये 1966 है। ये दोनों नियम आपको कंठस्थ होने चाहिए। इन दोनों नियमों से पेपर में कम से कम 5 से 10 प्रश्न देखे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 और रेलवे कंडक्ट रूल 1966, इनको ऐसा रट लो कि एक भी प्रश्न इनका गलत नहीं हो। तो यहाँ पे जो अनुशासन या अपील नियम प्रभावी पूछा है तो वो 1 अक्टूबर 1968 से है, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, ए में है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कब पास हुआ? तो ये आपके पास हुआ था, ये पास हुआ था आपके 1 जून, ये पास हुआ था आपके 1 जून 1927 को पास हुआ था। 27 को पास हुआ था। देखो साथियों, जिस समय ये बनते हैं उस समय ये लागू नहीं होते हैं, ये प्रभावी बाद से होते हैं। जैसा अब ये 1926 में बना तो ये कम से कम 1.5 साल के बाद प्रभावी हुआ, यानी 1 जून 1927। वैसे ही आपका फैक्ट्री अधिनियम 1948 है, तो ये 48 में बना और लागू कब से हुआ? 1/4/1949 से लागू हुआ। तो ये 1.5 साल इनमें लग जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। और ये कभी भी बैक डेट में नहीं लगेगा, जिस डेट को ये जैसे 1926 है तो इससे आगे ही पास होगा, ये भी ध्यान रखें। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना और 1/4/1949 को लागू हुआ, तो वैसे ही ये प्रश्न है। तो यहाँ भी ये ध्यान रखें आप कि 59 में ऑप्शन ए है जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न नंबर 60 है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। अब ये आप मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है, इसका ईयर भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार इसका ईयर पूछा गया है। 1961 के अनुसार बच्चे का पालन करने के लिए निर्धारित अवधि के 2 ब्रेक के अधिकार के लिए बच्चे की उम्र क्या है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है 15 मंथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न है 61 है, बाल श्रम प्रतिबंध व विनियमन अधिनियम 1986। देखिए ईयर आप इसका हमेशा ईयर, तारीख, महीना, ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं।
जैसे यहाँ पे था मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, यहाँ था ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। तो 26 के साथ साथ आपको 1 जून 1927 भी याद होना जरूरी है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 है, तो इसके साथ आपको 1 अप्रैल 1949 भी याद रखना जरूरी है। उसी अनुसार यदि आप मातृत्व लाभ अधिनियम पढ़ रहे हैं तो इसका ईयर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ईयर पूछा जाता है। जैसे अनुशासनीय अपील नियम कब से प्रभावी है, तो अपन ये पढ़ते आ रहे हैं 1 अक्टूबर 1968, तो यहाँ इसका ईयर पूछ लिया, तो अपने को ध्यान था 1 अक्टूबर 1968, तो तुरंत अपन ने लगा दिया। ऐसे ही आप डायरी नोट कीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बाल श्रम प्रतिबंध और विनियमन अधिनियम 1986। तो ये ईयर भी नोट करते चले, क्योंकि कई बार ईयर से संबंधित ही प्रश्न होते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी के तहत बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है। तो इसके लिए जो अधिकतम आयु है वो बाल श्रम में 14 वर्ष है, आप ये सभी जानते हैं। 14 साल से नीचे के कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में रोजगार नहीं दिया जाता है। और यह आपके रेलवे कंडक्ट रूल जो 22 है, वो 22 है, 22A वो इसी से संबंधित है। 22A रेलवे कंडक्ट रूल यही है कि किसी कारखाने में 14 साल से कम बच्चों पर रोजगार पे प्रतिबंध है। और जो यहाँ 22A था, ये 22 का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। 22 का मतलब ये है रेलवे कंडक्ट रूल कि कोई भी रेल कर्मचारी रनिंग स्टाफ वाला वो ये नशे पते से किसी प्रकार का जो ड्यूटी पे नहीं आएगा, यानी ड्यूटी पर वो किसी प्रकार का दारू, बियर, अल्कोहल, चरस, गांजा, नशीली दवाइयों का सेवन नहीं करेगा। और जो रनिंग स्टाफ है वो तो 8 घंटे पहले से कतई नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। 8 घंटे की उसकी एक समय अवधि है, 8 घंटे ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए 62 पे चलते हैं। तो यहाँ 14 वर्ष आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 62 है, कर्मचारी हित निधि को रेलवे में कौन से सन में लागू किया गया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सुपर हिट हो चुका है ये प्रश्न। ये प्रश्न हर पेपर में आपको लगभग मिलने लग गया है। तो मैं यहाँ बता दूं कि ये जो SBF का प्रश्न है, कर्मचारी हित लाभ निधि का है, ये SBF है, ये रेलवे में 1931 में लाया गया था। ये प्रश्न सुपर हिट हो चुका है। अब ये प्रश्न किसी का मोहताज नहीं है, ये सुपर हिट हो चुका है। ये रेलवे में आपके स्टाफ बेनिफिट फंड 1931 में लाया गया था। और इसमें जो अंशदान की राशि पहले 500 रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके 800 रुपए कर दिया गया है। और आप SBF की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है स्टाफ बेनिफिट फंड, इसका मतलब होता है। तो ये 2-3 प्रश्न भी आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 63 है, लेवल 1 ग्रेड पे में 1800 में कार्यरत कर्मचारियों को APR बनने का प्रावधान है। तो ये आपके अभी मैं दोनों को ही बता देता हूँ। इसमें लेवल 1 में ग्रुप डी वाले आते हैं, और लेवल जो 2 होता है टेक्नीशियन का लेवल होता है, जो टेक्नीशियन थर्ड, मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए ग्रुप जो डी है उनकी जो APR बढ़ने का प्रावधान है वो अभी लागू हुआ था, 2022 चल रहा है, वो अभी 2019 से लागू हुआ था ग्रुप डी का, पहले ये प्रावधान नहीं था। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ जो टेक्नीशियन थर्ड था, टेक्नीशियन जो थर्ड था उसकी कभी भी APR नहीं भरी जा रही थी पहले, या जो वर्किंग रिपोर्ट भरी जाती है टेक्नीशियन थर्ड की, होता क्या है वर्किंग रिपोर्ट भरी जाती है। तो ये वर्किंग रिपोर्ट भी पहले रेगुलर नहीं भरी जा रही थी, इसको भी रेगुलर किया है आपके दिसंबर 2015 से इसको रेगुलर किया है। हर साल टेक्नीशियन थर्ड की जो वर्किंग रिपोर्ट भरी जा रही है वो आपके दिसंबर 2015 से भरी जा रही है। 2015 से पहले टेक्नीशियन थर्ड की वर्किंग रिपोर्ट हर साल नहीं भरी जा रही थी, ये लागू किया आपके दिसंबर 2015 से। जो टेक्नीशियन थर्ड होता है उसकी वर्किंग रिपोर्ट भरी जाती है, और ये वर्किंग रिपोर्ट पहले कब भरते थे, जब उसके प्रमोशन में या कब उसकी जरूरत पड़ती थी जब भरते थे, लेकिन इसको दिसंबर 2015 के बाद इसको रेगुलर कर दिया गया है। और जो ग्रुप डी वाले हैं उनकी भी APR 2019 से रेगुलर भरी जा रही है। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 है, ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए APR के भाग सेकंड को किसके द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर बनेगा वो जूनियर स्केल के द्वारा भाग सेकंड को भरा जाएगा, ये ध्यान रखें, जूनियर स्केल। 65 है, एक चयन समिति में केवल 3 सदस्य होते हैं, तो कोई भी अधिकारी अन्य अधिकारियों के अधीनस्थ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, ये रट लो, ये सुपरहिट हो चुका है कि एक चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, ये भी आप रट लो, ये प्रश्न सुपरहिट हो चुका है।
3 सदस्य होने चाहिए। तो कोई भी अधिकारी अन्य अधिकारियों के अधीन नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ट्रू है, राइट है, ऑप्शन ए हो जाएगा 65 में। चलिए 66 पे चलते हैं। पैनल की वैधता कितने माह की होती है? तो अपन ये सभी जानते हैं पैनल की माह 1 साल तक होती है, 1 साल तक होती है। और आप यदि कैट जाना चाहते हैं इस मामले में, हालांकि मेरी एडवाइस आप लोगों को ऐसी नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है तो कैट में भी आप 1 साल तक, क्योंकि इसकी जो वैधता की जो अवधि होती है वो 12 मंथ की होती है, तो आप 1 साल तक कैट में जा सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत है तो। हालांकि मैं कैट में जाने की आपको सलाह नहीं दूंगा। चलिए, पैनल की वैधता 12 मंथ होती है, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं और रेल के प्रशासन के जो रेल प्रशासन के जो जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है, तो आप जा सकते हैं। उसका जो टाइम पीरियड है वो 12 महीना है, तो कैट में जाने का भी 12 महीने है, कैट में जाने का भी 12 महीने, 12 महीने तक आप उसके लिए कर सकते हैं। वैसे तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी चले जाइए, लेकिन 12 महीना इसकी अवधि है, 12 महीने तक आप उस पैनल के प्रति जा सकते हैं। यदि आप उसमें अपीयर हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं तो जा सकते हैं। पैनल की वैधता है जो भी 12 महीने है, और कैट की वैधता भी आपके इसके लिए 12 मंथ की है। चलिए नेक्स्ट है 61। किसी अन्य नियम के दिन जब छुट्टी दे ही नहीं हो तो स्वीकृत छुट्टी को क्या कहा जा सकता है? किसी अन्य नियम के दिन जब छुट्टी दे ही नहीं हो तो स्वीकृत छुट्टी को क्या कहा जाता है? और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहा जाता है, असाधारण अवकाश, क्योंकि ये जो स्पेशल लीव होती है ये विशेष मौकों पर मिलती है। जैसे आपने रक्तदान किया तो आपको स्पेशल लीव मिलेगी, आपने वोट डाला तो स्पेशल लीव मिलेगी। और HLAP है, ये आपकी मेडिकल की छुट्टियां हैं जो आपको हर साल 20 मिलती हैं, और ये 2 टुकड़ों में मिलती है, 1 जनवरी से जून तक 10 और 1 जुलाई से दिसंबर तक 10, 2 टुकड़ों में मिलती है। और ये LAP आप जानते हैं कैलेंडर वर्ष में आपको 30 मिलती है, जो कि 15-15 के टुकड़ों पे मिलती हैं, ये भी आप जानते हैं। जनवरी से जून तक 15 और जुलाई से दिसंबर तक 15। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर जो 68 है, रेलवे शिक्षकों को प्रतिवर्ष कितने दिनों का अर्ध वेतन अवकाश अनुमेय है? तो यहाँ HLAP की बात हो रही है। तो जो 68 है उसमें जो आपको HLAP मिलती है 1 साल की 20, तो इनको भी 20 मिलती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 है, प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक को 5 वयस्क तक अधिकतम कितने किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है? तो यह आपके 70 किलो से आप 5 बोल रहे हैं तो 5 इंटू कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा, 350 kg हो जाएगा। यहाँ 70 एक व्यक्ति का है तो 5 की बोल रहा है तो 70 इंटू 5 हो जाएगा, तो 350 आपका यहाँ करेक्ट बैठ जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में आपके 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। शायद इनका बढ़ गया हो तो, मेरी नॉलेज में इतना ही है, देख लीजिएगा अगर कोई बढ़ गया हो तो केंद्र शासित प्रदेश। D&AR में किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है? तो ये जो आपके 25A है इसमें रिव्यू का प्रावधान है, 25A के अंतर्गत रूल 25A है, इसमें रिव्यू का प्रावधान है। अंडर विच DAR रूल्स इज प्रोविजन फॉर रिव्यू गिवन? योर आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट, रूल 25A। 72 है, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंजन के निर्माण हेतु दाऊद वर्कशॉप में कितने हजार करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई? तो इसमें वैसे 20,000 करोड़ थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है 20,000 करोड़ सही है। जहाँ तक दाऊद की है तो 20,000 करोड़ रुपए हैं। वैसे भी दाऊद वर्कशॉप वाले बता सकते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इसमें 20,000 करोड़ रुपए है। 73 जो है, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन के निर्माण हेतु दाऊद वर्कशॉप में कितने हजार करोड़ रुपए की राशि घोषणा की गई है? तो ये आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन के लिए पूछा है, तो ये आपके 20,000 करोड़ रुपए है।
ये भी दाऊद वर्कशॉप वाले बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा गुजरात के दाऊद वर्कशॉप में कितने हॉर्स पावर का आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये आपके 9000 हॉर्स पावर की गई है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। मंडल स्तर पर कर्मचारी कल्याण कोष एसबीएफ के चेयरमैन कौन होते हैं? तो एसबीएफ की फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड, और ये रेलवे में 1931 में लाया गया था। और इसकी जो अंशदान की राशि है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई है। और इसका यहाँ पूछा है, जो अध्यक्ष पूछा है डिवीजन लेवल पर एसबीएफ के चेयरमैन कौन होते हैं? तो डिवीजन लेवल पर आपके जो डिविजनल पर्सनल ऑफिसर हैं, मंडल कार्मिक अधिकारी, वो इसके चेयरमैन होते हैं। डीपीओ आपके यहाँ एसबीएफ के डीपीओ आपके एसबीएफ के चेयरमैन होते हैं मंडल लेवल पर, डीपीओ साहब होते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो ये 1/11/1985 की हुई। जो इसका एक्सप्लेन मैंने पीछे वाले प्रश्न में बहुत अच्छे से कर दिया गया है, तो यहाँ आपका आंसर बी हो जाएगा। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम में सामान्य नियम दिए गए हैं, तो वो आपके 3 में सामान्य नियम दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये आंसर 15A आएगा। इसमें क्या होता है 15A में कि जैसे क्वार्टर का दुरुपयोग करने से संबंधित है। क्वार्टर पे भेड़ बकरियां रखना, भैंस बकरी रखना क्वार्टर पे, यानी क्वार्टर का दुरुपयोग करना, रेलवे क्वार्टर को किराए पे देना, क्वार्टर खाली नहीं करना, ये सब 15A में आते हैं। क्वार्टर सब लेट से संबंधित हैं, जो आपके दुरुपयोग से संबंधित है, तो ये 15A में आते हैं। ये जो रूल 13 है, ये उपहार लेने व देने से वर्जित है। जो रूल 13 है वो उपहार लेने व देने से वर्जित है, ध्यान रखिएगा। रेल कर्मचारी उपहार न तो ले सकता है न दे सकता है, इसकी एक लिमिट होती है। नियम जो 11 है वो आपके आरटीआई से रिलेटेड है। नियम जो आपका 11 है वो आरटीआई से रिलेटेड है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो रेलवे कंडक्ट रूल 11 है, ये आपका आरटीआई से संबंधित है, जो कि आपके पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुई थी। और ये जो नियम 5 है, ये राजनीति में भाग नहीं लेने से है, यानी कोई भी रेलवे कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं लेगा। तो ये रूल 5 है, ये राजनीति में भाग नहीं लेने से है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा, ये सुपरहिट हो चुका है ये प्रश्न। एक तो थर्ड सी आपका सुपरहिट हो चुका है। थर्ड सी क्या है? थर्ड जो सी है वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। तो एक तो ये सुपरहिट हो चुका है, और एक आपका जो ये क्वार्टर का है 15A, ये सुपरहिट हो चुका है। ये सुपरहिट की श्रेणी में आ गए हैं। ये मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं दोनों प्रश्न। 79 है रेल सेवा आचरण नियम, थर्ड सी किससे संबंधित है? तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये दोनों प्रश्न सुपरहिट हो चुके हैं, इनको दोनों को ध्यान में आपको रखना है। यहाँ रेल सेवा आचरण नियम किस नियम के तहत उपहार लेना व देना वर्जित है? तो नियम 13 के तहत उपहार लेना व देना वर्जित है, नियम 13 ये। और ये जो नियम 11 है, ये आरटीआई से संबंधित है। और ये जो रूल 5 है, ये आपके राजनीति में भाग नहीं लेने से है, यानी रेल कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं ले सकता। और ये जो रूल 15A है, ये क्वार्टरों के सब लेट से है, क्वार्टरों के दुरुपयोग से है। क्वार्टर में आप भेड़ बकरियां भैंस बकरियां नहीं रख सकते, क्वार्टर का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्वार्टर पे आप किसी प्रकार का उसका जो क्वार्टर खाली नहीं करना, क्वार्टर किराए पर देना, क्वार्टर पर भेड़ बकरियां रखना, ये सब क्वार्टर के दुरुपयोग से है। तो ये 15A क्वार्टर से, तो ये सुपरहिट हो चुका है 15A, आप इसको ध्यान में रखें। चलिए साथियों, 80% हो गए हैं। इसी के साथ हम इस पेपर को विराम देते हैं। दूसरा पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अपन पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में हम 81 से 110 तक करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। जय रेलवे, जय हिंद।